हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसीज में। आइए देखते हैं क्लास 8 एनसीईआरटी। क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री है। इससे पहले हम क्लास सिक्स सेवन्थ की कवर करवा दी है, 8 की कवर करवा रहे हैं। इसमें देखेंगे पहला प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। दूसरा देखेंगे व्यापार से साम्राज्य तक। तीसरा देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चौथा देखेंगे आदिवासी दीको, एक स्वर्णिम युग की कल्पना। पाँचवा नंबर देखेंगे जनता बगावत करती है, जो 1857 के बाद। छठा नंबर देखेंगे चैप्टर है, छठा नंबर चैप्टर देसी जनता, सभ्य बनना, राष्ट्र को शिक्षित करना। सातवां नंबर चैप्टर देखेंगे महिलाएं, जाति की सुधार एवं सुधार। आठवां नंबर चैप्टर देंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, और 1870 के दशक से 1947 तक का देखेंगे। ये सब चैप्टर वाइज है। क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री है। क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में ये सब देखेंगे, चैप्टर नंबर 8 तक देखेंगे। इससे पहले 6 7 का हिस्ट्री करवा दिए, पहले हिस्ट्री कवर करवाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारा धीरे धीरे कवर करवाते जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी से। तो पहला नंबर चैप्टर है प्रारंभिक कथन, कैसे और कब और कहाँ। इतिहास को समझने के लिए तारीख बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब इतिहासकार तारीखें के जादू में खोए रहते थे, तब किस राज की ताजोपसी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों की गर्मागर्म बहसें चलती थी। आम समझ में हिसाब से इतिहास को तारीखों का प्रायर्थ माना जाता था। आप लोगों ने यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा। इसके बाद है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाली बदलाव के बारे में बताता है, और इसका संबंध उस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। हम जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, तो हम समय की जिक्र करने लगते हैं और पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। माना जो कुछ दिख रहा है वो हमेशा ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन सब कुछ सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं और कई बार उत्सुक हो जाते हैं। ऐसा सवाल पूछते हैं कि वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय की घूंट भरते देख इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने की चलन कब से शुरू हुई है। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए देखते हैं कि जन यह सवाल उठता कि रेलगाड़ी का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा कैसे किया करते थे। जब सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं तो यह मन में उत्सुकता होता कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय के लोग कैसे जानकारी इकट्ठा करते थे। एक चित्र को देखते हैं। ये हिंदुस्तान का चित्र है, जिसमें ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेलन द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण है। जो चित्र 1782 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था।
भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल ने वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे, मानो कि उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहा। उसके बाद देखेंगे, ये एक अभी लिप्टन की कंपनी है जो ग्रीन टी और अदर टी के लिए फेमस है। उस समय ही कंपनी फेमस था। ये ब्रिटिशर क्वीन विक्टोरिया की बेटा आर्थर है। विज्ञापन छपा था। उस समय माना जाता कि बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरस जो बड़े बड़े लोग थे यही कंपनी का चाय पिया करते थे। उसके बाद देखेंगे कौन सी तारीख है। कुछ तारीखें महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या है, जो हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं होते। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन पर विषय बदलता है तो नए मुद्दों पर ध्यान लगाने लगते हैं, महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिएगा कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते हैं और आखिर वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिट्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, एडविन के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वाइसरॉय कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, इन गतिविधियों और नीतियों उपलब्धियों के आधार पर तय होता है कि ऐसा था कि मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। उन लोगों के जीवन की क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। उसके बाद देखेंगे, ये सब थोड़ा सा है, पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर कवर करेंगे। हम अवधियों को कैसे तय करेंगे। जो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की एक किताब लिखी है। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोग ने मान लिया था। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने इस तरीके से कोई समस्या दिखाई देती है? एक क्वेश्चन है ये। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी एक वजह है, हम दौरे की खासियत और केंद्रीय तत्व को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसा शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं, और ये सब अतीत के बारे में हमें विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरे अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता है कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यह हिंदू मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता के राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्था और कानून को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए था, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सकता। उसका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकते। इतिहास इस धारण में अंग्रेज शासन
प्रगति और सभ्यता का प्रतीक। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। तो क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता था, जो अंग्रेज पहले सोचते थे कि भारत अंधकार में जी रहा है, अंग्रेजों के आने से ये इसको सब शिष्टाचार कला संस्थानों कानूनों को लागू किया जाए और ये अंधकार से बाहर उजाले की ओर आया है। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान के दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौर को कई तरह के धर्म के साथ नहीं चल सकते हैं? किस युग को केवल उस समय के शासकों का धर्म के हिसाब से तय करने का जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके का कोई महत्व नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासक एक ही धर्म के नहीं होते थे। ये सब था अंग्रेजों की धारणाएं। और उसके बाद देखते औपनिवेशिक क्या होता है। औपनिवेशिक क्या होता है कि इस किताब में हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज ने सारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं के दरबार अपना शासन स्थापित किया और किस तरह उन्हें अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण किया, अपने सारे खर्च को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ मूल मान्यताओं को और पसंद नापसंद रीति रिवाज और तौर तरीके में क्या बदलाव आए। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को उपनिवेश कहते हैं। स्वाभाविक बात है, उपनिवेश का मतलब होता है यहाँ पर कि अंग्रेज ने क्या किया था कि देश जीता, जैसे हमारे देश जीता, यहाँ के राजा रजवाड़ों पर अपना शासन स्थापित किया, यहाँ से टैक्स वसूली करता था और यहीं से अपना खर्च भी निकालता था। यहाँ से अपना पसंद की चीज़ें की खेती करवाता था, जैसे हो गया नील की खेती, यूरोप में बहुत फेमस था, मसाला की खेती, टबैको, उसको अपना मनमानी पर आयात निर्यात करता था, मनमानी दाम देता था किसानों को और पूरे भारत में इसका दबदबा बना रहा। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, संस्कृति बदलाव लाने की कोशिश किया। इसी को उपनिवेश कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे हम किस तरह जानते हैं कि 250 साल का इतिहास लिखने का इतिहासकार का स्रोत इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, जो अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहास का महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ें का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है, उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई थी। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल पर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्हें भी सभी शासकीय संस्थाओं का अभिलेख कक्ष भी बनवाया दिए। तहसील के दफ्तर, कैलकुलेटर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागारों, संग्रहालय जैसे स्थान भी बनाए गए। ये संग्रहालय है
सब दस्तावेज को बचाने के लिए। इसके बाद देखेंगे ये शरीफा का पौधा है जो 1870 का दशक में अंग्रेज़ों ने अपना वनस्पति खाद्यान्न में सर्वेक्षण बनाया था। सर्वेक्षण का महत्व दिया था उस समय। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया था। अंग्रेज का विश्वास था कि किसी देश को अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना जरूरी होता। 19वीं सदी के दौरान शुरुआत पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे थे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों को में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ से मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु, स्थानीय इतिहासों व फसलों के पता लगाया जाता था। अंग्रेज की राय में किस इलाके का शासन चलाने के लिए इन पर सारी बातें जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिरी में हर 10 साल में जनगणना भी किए जाने लगा। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या और उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतियाँ सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। आधिकारिक रिकॉर्ड से क्या पता चलता है? ये सब सर्वेक्षण था जो बंगाल के मानचित्र के सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था जेम्स प्रिंसेप द्वारा। ये चित्र है 1857 के विद्रोह का। ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 1 क्लास एनसीईआरटी क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 था। चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत जल्द ही लेकर आएंगे। इसमें अच्छा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।